बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें बेटा, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास। अच्छा, अब हम रिवाइज करेंगे वाइंडिंग अप के चैप्टर को, और इसमें से सवाल एक बनता है नॉर्मली। अच्छा, अब वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में वाइंडिंग अप के प्रोसेस में सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके अंदर मौजूद सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो आपका चैप्टर है उसको कहा गया है इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप। इसका मतलब है कि ये टोटल वाइंडिंग अप नहीं है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में जब आप वाइंडिंग अप के सेक्शंस उठा के देखेंगे तो कम से कम भी आपको 25% ऑफ द एक्ट वाइंडिंग अप पे है। तकरीबन 250 सेक्शंस हैं सिर्फ इस चीज़ पे वाइंडिंग अप से रिलेटेड। तो वो सारे के सारे कोर्स में नहीं है, बाकी कॉर्पोरेट लॉ का कोर्स है। तो पहला स्टेप क्या है, समझना व्हाट इज़ वाइंडिंग अप। व्हाट इज़ वाइंडिंग अप, इसमें जो कुछ भी होता है क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हमने एक बात की है कि लेट सपोज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स को जब तक कंपनी ज़िंदा है तो कुछ राइट्स हासिल होंगे और कुछ इनकी ऑब्लिगेशंस होंगी। राइट्स में जैसे जनरल मीटिंग्स में जाना, वोट करना, वहाँ पे इसके अलावा डिविडेंड रिसीव कर पाना, ये इसके कुछ राइट्स होंगे। मगर व्हाट इफ़ के कंपनी बंद हो जाए, फिर क्या होगा। अच्छा देखिए, जब कंपनी बंद होगी तो ये कोई दुकान नहीं है कि ताला लगा दिया और सामान घर लेके गए या किसी को बेच दिया। चूँकि इसको बनाया लॉ ने था, तो अब इसका एग्ज़िट भी लॉ ही करेगा। तो इसीलिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और इस प्रोसेस, लीगल प्रोसेस को, जिस लीगल प्रोसेस को हमने फॉलो करके और कंपनी बनाई, तो ऐसे ही एक लीगल प्रोसेस होगा, उसको फॉलो करेंगे कंपनी को बंद करने के लिए। तो बर्थ भी लॉ ने की, डेथ भी कंपनी की लॉ ही करेगा। अब हमने कहा था कि जब कंपनी के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है, कंपनी का एक प्रोसेस है। वाइंडिंग अप अपनी जगह है, मगर एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या है? लिक्विडेशन ये है कि कंपनी के एसेट्स होंगे, उन एसेट्स को, फिजिकल एसेट्स होंगे, कंपनी के रिसीवेबल्स होंगे, कंपनी की लैंड हो सकती है, मशीन्स हो सकती हैं। जब कंपनी एज अ पर्सन ख़त्म हो रही है तो इन सब को बेचा जाएगा, फिजिकल एसेट्स को बेचा जाएगा, उन्हें लिक्विड कैश में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ की जाएंगी। उसका एक मखसूस ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर में वो लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाएंगी। जो भी ऑर्डर था, अब ये आप जैसे मिसाल ले लें, गवर्नमेंट के टैक्सेस वो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। फिर डेट सिक्योर्ड हों, अनसिक्योर्ड हों, उसके हिसाब से एक ऑर्डर फॉलो करके लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो गई। जो बच गया, जो बैलेंस रह गया, क्या करेंगे इसको? तो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनको वापस कर देंगे। किन्होंने कंट्रीब्यूट किया था? शेयर होल्डर्स ने। तो ये जो बैलेंस बच जाएगा ना, ये शेयर होल्डर्स का है, और शेयर होल्डर्स को इन द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में उनकी शेयर होल्डिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं बचता, एसेट्स तो थे मगर वो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने में लग गए, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? इस प्रोसेस में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसके लिए ये एक प्रोसेस फिर डिज़ाइन करना पड़ा। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी किसके कंट्रोल में होती है? उस वक्त के बोर्ड के कंट्रोल में होती है। जब वाइंडिंग अप किया जा रहा है, उस वक्त का बोर्ड, जो बोर्ड मेंबर्स है, उसके कंट्रोल में। तो बताएं कि कितना बड़ा डिसीजन होने वाला है। क्या डिसीजन होने वाला है? डिसीजन ये होने वाला है कि कंपनी के एसेट्स, फिजिकल एसेट्स क्या होने जा रहे हैं? सेल होंगे। तो बताएं
ये सेल किसको करनी है, कितने वैल्यू में करनी है, ये काम बोर्ड के मेंबर्स जो उस वक्त के हैं जिन्होंने मोस्ट प्रॉबेबली बेड़ा गर्क किया होता है कंपनी का, वो क्या फेयरली कर सकते हैं। अब ये बोर्ड में मौजूद जो मेंबर्स थे से ये टोटल कंपनी की शेयर होल्डिंग के हिसाब से, क्योंकि ये भी तो शेयर होल्डर होंगे ना कंपनी के हिसाब से, ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 60% जो घरों में बैठे हुए हैं उनका कंसर्न क्या होगा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि ये 40% वाले लोग जो हैं ये एसेट्स भी खा जाएं। कैसे खाएंगे? सस्ता बेच के, सस्ता बेच देंगे। अब होगा सपोज कर लो कोई एसेट 1 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का, और आगे वो उसको बेच देंगे कि जी चूँकि फोर्स्ड सेल थी तो 4 नहीं मिले, 3 करोड़ रुपए मिले, तो गया 1 करोड़। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट बंदे की जिसका किसी से कोई कंसर्न ना हो, जो आउटसाइडर हो, जो कि आए और इस किस्म की सिचुएशंस में फेयर काम करें। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल बंदे की। ठीक है, एक्सटर्नल बंदा क्या कहलाता है? जो असल काम करना होता है वो काम करना होता है लिक्विडेशन का, तो इसीलिए उसको कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। सिर्फ लिक्विडेटर नहीं, ऑफिशियल, क्योंकि इसको कौन अपॉइंट करता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोर्ट अपॉइंट कर रही होती है, इसलिए जो ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है और ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक तो हमने क्या कहा कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी की आखिरकार वाइंडिंग अप कहते किसको हैं, वाइंडिंग अप है क्या? जो आप में से लोग समझते हैं कि वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी की एंड, तो वो ख़ास तौर पे इस बात को सुने। देखिए, वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कंपनी की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तरफ वाइंडिंग अप का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट स्टेप बन जाता है, बिगिनिंग बन जाती है एंड ऑफ द कंपनी की। दिस इटसेल्फ इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद एंड की शुरुआत हो जाती है। और ये प्रोसेस कल्मिनेट कहाँ होता है? कल्मिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन, और इन द फॉर्म ऑफ के वो कंपनी का नाम रजिस्टर से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है और कंपनी ख़त्म हो जाती है। तो एक तरफ तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी की दी एंड हो जाए, मगर दूसरी तरफ ये है कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट ज़रूर हुआ मगर कंपनी एंड नहीं हुई, कंपनी कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग अप को एंड ना समझा करो। वाइंडिंग अप इज़ नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। देखिए क्या हुआ ये, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया, उसने देखा ये कंपनी तो चलने के लायक है यार। किसने बोला है? इसमें गड़बड़ तो थी मगर ये कंपनी का तो बिजनेस बड़ा अच्छा है। अब सपोज करें एक लाइसेंस था उस कंपनी के पास जो किसी और के पास नहीं हो, वो कहता है यार कंपनी को वाइंडिंग अप भी नहीं। कोर्ट ने फैसला किया, क्या फैसला किया? हम नहीं बंद कर रहे इसको, क्योंकि असल में जो डिसीशन पहले आप मुख्तलिफ तरीके से कंपनी बंद होती है, सारे पढ़ेंगे आप। वन ऑफ द वे इज वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो कोर्ट, पहले आप गए थे रजिस्ट्रार के पास कंपनी बनाओ, अब आप कोर्ट के पास जा रहे हो कि इसको बंद कर दो, दफन कर दो। तो फैसला आपका तो है ही नहीं, ना बनाने का फैसला आपका था ना बंद करने का फैसला आपका। हाँ, नीयत आपकी थी बनाने की तो बन गई, मगर आपने नहीं बनाया, लॉ ने बनाया, रजिस्ट्रार की इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ने बनाया, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ने बनाया। आपने तो क्या क्या इरादा किया। अब बंद करने का इरादा भी आपका है, मगर आप बंद करके घर नहीं जाओगे, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। कोर्ट जब तक वो ऑर्डर नहीं करता कंपनी बंद नहीं होगी। कोर्ट ने कहा नहीं, हम नहीं करते इसको बंद, क्योंकि हमें लग रहा है कंपनी चलनी चाहिए, चलेगी। एक और पॉसिबिलिटी है, ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स खुद जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी मेंबर्स ने, उन्हें कहा नहीं हम बंद नहीं करना चाहते। इसका मतलब वाइंडिंग अप एग्जैक्टली
इक्विवेलेंट टू एंड नहीं है। वाइंडिंग अप बिगिनिंग ऑफ द एंड ज़रूर है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ज़रूर है, बिगिनिंग हो चुकी है। अब इसको यूँ समझाया जाता है बेसिकली कि वाइंडिंग अप को आप यूँ समझें कि आपकी जब वाइंडिंग अप स्टार्ट होती है तो आप समझें कि एक बंदे की मौत से पहले की बीमारी है, ये बीमारी है, मौत से पहले वाली बीमारी। बंदा गया तो कंपनी गई, मगर ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, वो दूसरी तरफ सेहतमंद भी हो सकती है, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें एक और बात है कि वाइंडिंग अप के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। वाइंडिंग अप के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, उन सबको हमने कवर करना है। पहला पॉइंट क्या है, ये सिर्फ प्रोसीडिंग्स हैं। कौन सी प्रोसीडिंग्स? जिसके ज़रिए कंपनी डिज़ोल्व होती है। मैं थोड़ा सा अगर इसको यूँ पेश करूँ स्टेप्स को, कि फ़र्स्ट स्टेप अगर कंपनी को एंड करना है तो फर्स्ट स्टेप इज़ वाइंडिंग अप, स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये वाइंडिंग अप है। एज अगला स्टेप या इसी का एक हिस्सा होता है, इसी का एक हिस्सा होता है, कंटिन्यूएशन, इसी का पार्ट होता है लिक्विडेशन। हालांकि ना आम लोग इन सबको समझते हैं कंपनी ख़त्म हो गई, नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जाके एक नाम है जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन। इनमें अगर मैं इनको अलग अलग काउंट करूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कंपनी एंड अगर समझते हैं ना कि कंपनी बंद हो गई, तो वाइंडिंग अप इज़ नॉट बंद होना, इवन लिक्विडेशन इज़ नॉट बंद होना, डिसोल्यूशन इज़ बंद होना। इसको कहते हैं डिसॉल्व हो गई कंपनी। जिस दिन ये स्टेप होगा ना, कोर्ट ने फैसला किया ओके फाइन, वी हियर बाय डिसॉल्व द कंपनी, अब डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन का फैसला हो गया। और डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि अब उसका नाम रजिस्टर पे नहीं रहेगा, रजिस्टर से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, कंपनी ख़त्म हो गई। तो इक्वेट अगर करना है ना एंड ऑफ स्टोरी को, तो कभी भी ये ना कहा करें कि जी वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी बंद हो गई, कंपनी ख़त्म हो गई, नहीं। इवन लिक्विडेशन का मतलब भी ये नहीं है। हालांकि ये स्टेप्स हैं, इसेंशियल स्टेप्स हैं, लीडिंग टूवर्ड्स दी ख़त्म होना है, मगर ख़त्म होना अगर किसी चीज़ को बोला जा सकता है तो वो डिसोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाएं तो इसके फर्दर स्टेप्स क्या हैं कि वाइंडिंग अप इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडेशन। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन इसका इसेंशियल हिस्सा होता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा था, इसका वाइंडिंग अप का मतलब क्या, इसेंशियल हिस्सा के लिक्विडेशन इसका की स्टेप होता है, इस वजह से इसको इक्वेट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होगा, एसेट्स कंपनी के डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, डेट्स रिकवर किए जाएंगे, और सारे एसेट्स रिकवर करने के बाद, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद, रिमेनिंग जो होगा वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और 3 तरीके के मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के, 3। एक को कहा जाता है बायकॉट, दूसरे को कहा जाता है वॉलंटरी, तीसरे को कहते हैं सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ठीक है। बायकॉट कब करेंगे, वॉलंटरी कब करेंगे और सुपरविजन कब करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल इसमें आएगी। मगर इससे पहले मैं आऊँगा, सबको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि सर्कमस्टेंसेस कंपनी में भी वुंड अप बाय कोर्ट, पहले की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें ताकि फिर समझाने में आसानी होगी इन तीनों को। अ कंपनी में बी वुंड अप बाय द कोर्ट इफ़ द कंपनी हैज़ बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। पहली चीज़ क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व्ड दैट द कंपनी बी वुंड अप। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये रेजोल्यूशन कहाँ पास हुई होगी, बोर्ड में या जनरल मीटिंग में? सोचें, जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुई होगी कि कंपनी बंद की जाए, या बोर्ड में पास हुई होगी? जी, जनरल मीटिंग में। यस, वो एजीएम हो सकती है, वो ईजीएम हो सकती है, बट जनरल मीटिंग होगी जिसमें मेंबर्स ने फैसला किया होगा, ना कि डायरेक्टर्स ने, क्योंकि कंपनी की ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। और दूसरा क्या है, अब कंपनी ने खुद फैसला किया, क्यों फैसला किया, क्या ज़रूरत है कंपनी का फैसला करने की? भाई देखिए, अगर सपोज़ करें कि कंपनी ने देखा कि हमारा बिज़नेस चल ही नहीं रहा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, या हम लॉसेस में हैं, या हमारा लाइसेंस जो है वो रिवोक हो चुका है, तो क्या करेंगे? वो कहेंगे बंद कर दो, तो वो इस तरीके से बंद कर सकते हैं। मगर इस तरफ क्यों गए, कोर्ट में? इसका मतलब क्या है, इस कंपनी के बंद होने का फैसला शुरू अंदर से होता है,
अंदर से होगा शुरू। कैसे अंदर से शुरू होगा? जब हम कहते हैं ना बाय कोर्ट, तो बाय कोर्ट क्या कोर्ट खुदा के कहती है ये कंपनियां बंद कर दो, ऐसे तो कोई नहीं कहता ना। इसका मतलब अंदरूनी तौर पे पहला फैसला किया बोर्ड के कंपनी के मेंबर्स ने कि बंद कर दो। वन रीज़न इज दिस, और भी रीजन हैं। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन डिलीवरिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स टू रजिस्ट्रार एंड इन होल्डिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। आपको याद है स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंने आपको रिवाइज कराया था आज। कहते हैं अगर वो डिफॉल्ट कर जाओगे ना तो भी कोर्ट क्या कर सकती है? वाइंड अप कर सकती है। आप नहीं चाहते मगर वाइंड अप कर सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी मीटिंग का और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का होना, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी में डिफ़ॉल्ट नहीं करना, डिफ़ॉल्ट करोगे तो वाइंडिंग अप हो सकती है। फिर डिफ़ॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग 2 कंसेक्यूटिव AGM। मगर होगा कैसे? सुनिएगा मेरी बात, कोर्ट खुद से आके जंप नहीं मारेगी। हाँ, इसमें उसके पास जाएंगे। पहला क्या था? कंपनी के मेंबर्स खुद चले गए, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की। और बाकी डिफ़ॉल्ट में कौन सा डिफ़ॉल्ट था? इसका ये डिफ़ॉल्ट है भाई, इसने ये काम नहीं किया, इसने डिफ़ॉल्ट, इसमें भी कोर्ट के पास कोई जाएगा। अब रेगुलेटर कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट को कहेगा कोर्ट इसको आप कर दो वाइंड अप, क्योंकि ये देखें इन्होंने ये डिफ़ॉल्ट किया। मतलब किसी ने जाना है कोर्ट के पास। इफ़ द कंपनी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग टू रजिस्ट्रार क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली 2 कंसेक्यूटिव, 2 साल की मीटिंग नहीं करोगे AGM, 2 साल की अगर टाइमली रिटर्न्स फाइल नहीं करोगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं जमा कराओगे, वाइंडिंग अप हो सकती है। इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ पब्लिक 3 और इन द केस ऑफ प्राइवेट 2 से कम, तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है। कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, तो इस सूरत में भी वाइंडिंग अप हो सकती है। इफ़ द कंपनी इज कंसीव्ड आर ब्रॉट फोर्थ फॉर और हैज़ बिन कैरिंग ऑन अनलॉफुल पर्पस फ्रॉडुलेंट। देखिए जब कंपनी बनती है ना तो बनते वक्त लीगैलिटी का ऑब्जेक्टिव चेक किया जाता है, नाम भी चेक किया जाता है, 1000 इतराज़ात किए जाते हैं। मगर फिर भी एक कंपनी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि जब बनी तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि देखा नहीं गया होगा, देखा गया होगा, मगर फिर भी ऐसी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में कंपनी वॉज कंसीव्ड या ब्रॉट फोर्थ, यानी नीयत ही बुरी थी, नीयतन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए हम ना ये जो बोल रहे हैं ना कि ड्रग्स में डील करेंगे, तो बेसिकली मेडिसिन बनाएंगे, फला मेडिसिन में ड्रग यूज़ होती है, तो हम ड्रग्स ज़रूर बेचेंगे मगर ओनली टू फार्मा कंपनीज। तो आइडिया तो उनका ठीक है, इसमें क्या इलीगैलिटी है? कोई इलीगैलिटी नहीं है, मगर इलीगैलिटी क्या थी? नीयत ही ख़राब थी। कंसेप्शन क्या था? इजाज़त ले लो फिर सबको बेचेंगे, ठीक है ना, फिर सबको बेचेंगे। तो उनका इसमें बनने में कोई हर्ज नहीं था, बनने में नीयत में फतूर था। फिर क्या था? बनी तो लीगल मगर इलीगल काम शुरू कर दिए। कैरिंग ऑन, इसका मतलब बनने में कोई फतूर नहीं, बनने में कोई मसला नहीं था, इलीगल काम शुरू कर दिए। अब आपको ये चीज़ का भी तो इल्म है कि अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज ख़त्म हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज हुआ करता था मेमोरेंडम में, ऑब्जेक्टिव क्लॉज हुआ करता था। इस वक्त क्लॉजेस में एक है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की भी एक हिस्ट्री है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को पहले कहते थे ऑब्जेक्टिव क्लॉज, और ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखना पड़ता था कंपनी बनाते वक्त कि कौन कौन सा काम करेंगे, और जो वहाँ लिखा होता था उससे बाहर निकल के काम करना मुमकिन नहीं था, अल्ट्रा वायरिस हो जाता था वो काम, तो लिखने पड़ते थे। तो अब सवाल ये था कि वो फिर क्या करते थे? दुनिया के सारे काम लिख देते थे। बनाना टेक्सटाइल प्रोडक्ट होता था, मगर लिस्ट पढ़ेंगे तो एक इतनी लंबी लिस्ट होती, ये भी, क्योंकि उसको पता होता था इसके अगर मैं बना लूँगा तो और काम नहीं कर पाऊँगा। मगर ये नहीं कि अगर नहीं लिखा तो वो मुमकिन नहीं है, फिर उसको अल्ट्रेशन करनी पड़ती थी, तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। तो होता टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने का काम था, मगर वो लिखते क्या थे? स्टील भी, पत्थर भी, लकड़ी भी, सारे काम करेंगे दुनिया के। एक पाकिस्तान की मशहूर टेक्सटाइल की कंपनी है, उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होता था कि हम गन्स बनाएंगे। उन्होंने कहा सब काम करेंगे, बेचेंगे, गन्स बनाएंगे, बेचेंगे। उन्होंने कहा अच्छा बना ही रहे तो क्या पता इस बिज़नेस में न कल चले जाए। तो फिर उसका ना मकसद ख़त्म हो गया, मकसद बीट हो गया ना।
फिर दुनिया में डेवलपमेंट हुई, यूके में ख़ास तौर पे क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव क्लॉज को ख़त्म कर दिया गया। कहते कि यार इजाज़त पहले इसलिए होता था, इसका कॉन्सेप्ट था कि कंपनी इजाज़त ले और उसके अंदर रहे। फिर कहा गया सारे काम जो चाहे करें मगर गैर कानूनी ना करें, इलीगल ना करें। तो अब चूंकि किसी भी बिजनेस को करने की इजाज़त है, कोई ऑब्जेक्टिव क्लॉज नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं है, प्रिंसिपल लाइन बता दो मगर जो काम करना है कर लो, अलबत्ता लीगल होना चाहिए। तो इसलिए कंपनी बन तो गई लीगल ऑब्जेक्टिव्स बता के, मगर इस वक्त करंटली इलीगल काम कर रही है। कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन अ मैनर ऑपरेसिव टू माइनॉरिटी। रिमेंबर माइनॉरिटी का बार बार जिक्र कर रहे थे हम, जो 10% से कम होगा उसको माइनॉरिटी कहते हैं और उसको ऑपरेसिव हो। ये वर्ड ऑपरेसिव इस्तेमाल इसलिए होता है कि उसके राइट्स को ऑन पर्पस जो है वो मेजॉरिटी जो है वो बीट कर रही है, वो मेजॉरिटी जो है अपने लिए अग्रे। देखिए इंटरेस्ट अपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ऐसे इंटरेस्ट देखना कि मेरा तो फ़ायदा हो और दूसरे का बुरा हो, अगर मेरा कुछ भी नहीं है दूसरे का बुरा हो, तो ये ऑपरेसिव हो सकता है, ज़्यादती हो सकती है, जुल्म हो सकता है। उसको बचाने के लिए तो ऐसी कंपनी को भी वाइंड अप किया जा सकता है। रन एंड मैनेज बाय अ पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू रिकॉर्ड, कमिट फ्रॉड, मिसफीजेंस, मेलफीजेंस। तो अगर ऐसे लोग हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है, या वो फ्रॉड कर रहे हैं या प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं कर रहे, ऐसी कंपनी को भी वाइंड अप किया जाएगा। और मैनेज बाय अ पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चल ही नहीं रहा, ठीक है, किसके ना कमीशन की बात सुन रहा है, ना रजिस्ट्रार की सुन रहा है, ना आर्टिकल की बात मानी जा रही है। और इफ़ बीइंग अ लिस्टेड कंपनी सीजेस टू बी सच, अब बनी ही लिस्टेड कंपनी थी, आईपीओ इस पे इशू हुआ, लोगों को पता था कि हम एक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे चल के उसको डीलिस्ट कर दिया गया, अब कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। इफ़ द कंपनी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट जस्ट एन इक्विटी, कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट किसी भी हालात में अगर समझता है कि नहीं इंसाफ ये है कि उसको बंद कर दिया जाए, तो किन हालात में, वो हालात डिपेंड करते हैं कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे। इफ़ द कंपनी सीजेस टू हैव अ मेंबर, मेंबर ही नहीं है, तो मेंबर मर गए, अब क्या करेंगे, तो उसके लीगल एयर ही नहीं आ रहे सामने, कितना टाइम रुकेंगे, तो ऐसी कंपनीज को भी वाइंड अप कर देंगे। इफ़ द सोल प्रोप्राइटर सोल बिजनेस ऑफ द कंपनी लाइसेंस्ड द, और वो लाइसेंस ही रिवोक हो जाए तो फिर उसका मतलब वो कंपनी नहीं चल सकती। लाइसेंस ग्रांटेड फॉर, अगर वो प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट वाली जो था सेक्शन 42 जिसको आज हमने रिवाइज किया, वो रिवोक हो गया, तो आप कोई और काम तो कर ही नहीं सकते, वाइंडिंग अप में चले जाएंगे। इफ़ द लिस्टेड कंपनी सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर होल ईयर, कंपनी को बिजनेस करना ज़रूरी है, बनी बिजनेस के लिए थी, 1 साल के लिए अगर वो डॉर्मेंट हो गई तो फिर ये वाइंडिंग अप पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये वो सिचुएशंस थी जिसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बाय कोर्ट वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी। कंपनी में डीम टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट्स, उसमें 1 लाख रुपए का ये अमाउंट होना ज़रूरी है, उसमें नोटिस दिया गया है, नोटिस का जवाब दिया गया, और ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मगर थोड़ा सा इससे पहले आते हैं इस चीज़ पे कि क्या होगा। एप्लीकेशन टू द कोर्ट जाएगी, एप्लीकेशन टू द कोर्ट, इसका मतलब है कोर्ट खुद से एक्टिव नहीं होगा, कोर्ट को कोई अप्रोच करेगा। कौन अप्रोच करेगा, वो पिटीशन कहते हैं इसको कहते हैं पिटीशन फाइल होना, वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल होना। उस एप्लीकेशन को पिटीशन वो कंपनी खुद कर सकती है, उसके क्रेडिटर कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूटरी कर सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स को कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है, पार्टीज़ अफोरसेट पार्टीज़ में से एक या एक से ज़्यादा मिलके भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार, कमीशन या अथराइज पर्सन जो होगा कमीशन का, ये कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटरी का मतलब लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स, लाइबल टू द कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स कौन होता है, कंट्रीब्यूटरी, ये शेयर होल्डर होते हैं। इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाइंडिंग अप, ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में अनपेड शेयर्स हों या पार्ट पेड शेयर्स हों। तो पार्ट पेड शेयर्स में आप देखिए ये है शेयर होल्डर ही, वर्ड कंट्रीब्यूटरी की मीनिंग सुने, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है अभी, इस किस्म की चीज़ें लॉ में होनी भी नहीं चाहिए, मगर हैं और हमको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो होती है ना कभी भी लॉ अमेंड हो जाए। देखिए एक केस में जब हम कह रहे हैं कि पार्ट पेड शेयर्स इशू नहीं कर सकते, सिर्फ फुली पेड शेयर इशू होंगे, तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप 1 रुपया भी वो विथ, सुनिएगा मेरी बात, ये डिफ़ाइन क्यों किया है वो बताता हूँ, बल्कि इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए एक कंपनी है और उसका शेयर कैपिटल है,
उसका शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल की सूरत में ये अप्लाई नहीं कर सकती बात, इसके कंट्रीब्यूटरी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते कंट्रीब्यूटरी? क्योंकि इन्होंने जो शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स की इशूएंस पहले 3 तरीके से हो सकती थी। या तो ये हैं अनपेड, ये है पार्टली पेड और है फुली पेड, ठीक है। इस 2 केसेस में उनको इन द इवेंट ऑफ दो सिचुएशंस होती है ना, या तो कंपनी ने कॉल किया अनपेड पैसे दे दो, देने पड़ेंगे, या फिर कंपनी ने तो कॉल नहीं किया, वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई तो उस वक्त भी अनपेड देने पड़ेंगे। तो ऐसा बंदा जिसको वाइंडिंग अप की सूरत में कुछ पे करना पड़े, कंट्रीब्यूट करना पड़े, तो शेयर होल्डर ही होगा ना, वो मेंबर ही होगा। शेयर होल्डर ना बोलो, मेंबर बोलो, तो वो उसका नाम पड़ जाता है कंट्रीब्यूटरी। चूँकि हालात चेंज हो गए, वाक़यात चेंज हो गए, तो अब उसको कहा जाएगा कंट्रीब्यूटरी। वाइंडिंग अप के वक्त उसको कंट्रीब्यूटरी क्यों कहा जाएगा? लिस्ट बनती है कंट्रीब्यूटरीज की, भाई किस किस से पैसे लेने हैं। तो वो कंपनी से, कंपनी की मैनेजमेंट से जो लिस्टें मांगता है ना, उसमें से एक लिस्ट ये होती है, बताओ अनपेड शेयर किसके, बताओ पार्टली पेड शेयर किसके, ताकि वो कंट्रीब्यूट तो बनता है। इसको क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, उनके नाम और उसके एड्रेसेस होते हैं, उनसे वो राब्ता करेगा। कौन राब्ता करेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर खत भेजेगा, भाई आप मेरी लिस्ट में आप कंट्रीब्यूटरी हो, आपकी तरफ इतने पैसे दे दो। मगर ये नहीं मुमकिन। कहाँ मुमकिन नहीं है? जहाँ कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि इस किस्म के शेयर इशू ही नहीं हो सकते। सिर्फ कौन से शेयर इशू हो सकते हैं? तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी विथ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटरी होता ही नहीं है। तो फिर कब होता है? एक ही केस पाकिस्तान में मौजूद है और वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। गारंटी की सूरत में, लिमिटेड बाय गारंटी की सूरत में आपको याद है गारंटी दी होती है कि मैं 1 रुपया दूंगा। मैंने आज आपको सुबह यही बताया था कि गारंटी बहुत छोटे अमाउंट की होती है, 1 रुपया 10 रुपये, मतलब वो ही मजाक की तरह लग रहा होता है, यार क्या है। वो इसलिए रखते हैं कि चलो कुछ न कुछ जो कि रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। कोई पाबंदी थोड़ी है कि जो गारंटी कितनी दी जाए, उसकी मर्जी है। तो 1 रुपये कहा या 1 लाख रुपए का, अब ये कंट्रीब्यूटरी होते हैं, क्योंकि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप वो जितनी गारंटी दी थी उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ड्यूरिंग द लाइफ उनको 1 रुपया नहीं देना, मगर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप उनको पेमेंट करनी पड़ती है। दैट इज़ वाई एक लफ्ज़ है क्या? कंट्रीब्यूटरी का, और ये फिर कंट्रीब्यूटरी बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो इन अदर वर्ड्स मेंबर्स को ही कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। ऐसे मेंबर्स जिनको वाइंडिंग अप के वक्त पेमेंट करनी पड़े। वो 2 सिचुएशंस होती हैं, एक जहाँ पे वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, 2 जहाँ पे पार्टली या अनपेड शेयर हो, वहाँ पे वो कंट्रीब्यूटरी आते हैं, ठीक है। अब ये सारे लोग जाके ना कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, मगर किन हालात में? किन हालात में? रेलिवेंट हालात में। ये जो है ना, ये कंडीशंस, इनमें रेलिवेंट हालात, रेलिवेंट ये नहीं होगा कि जो भी जाए, भाई मेरा दिल ये कह रहा है कि इसको बंद कर दो। भाई क्यों आए, क्यों हो? क्योंकि इनमें से जो भी आएगा ना, सिर्फ इन वजूहात से, इन सर्कमस्टेंसेस में कंपनी बताएगा मेरी पिटीशन किस पे बेस कर रही है। अब आप सोचो कि इसके सारे ग्राउंड्स अब कंपनी खुद के हैं और लोगों के भी हैं। अब इसमें मैं आपसे कहता हूँ, बताओ कि क्रेडिटर किस ग्राउंड पे जाएंगे? क्रेडिटर किस ग्राउंड पे जाएंगे? क्रेडिटर ये कहेंगे कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं थी इसलिए जाएंगे? नहीं, उनका क्या काम है? उनको तो पता भी नहीं होगा। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ना देना या स्टैट्यूटरी मीटिंग ना करना, ये किसको पता होगा? रजिस्ट्रार को पता होगा, और रजिस्ट्रार, हाँ बेटा ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी सारी की सारी, ठीक है। शेप नो वरीज, आप इसको देख लीजिएगा ना। तो रजिस्ट्रार को ही पता होगा ना, तो रजिस्ट्रार ही तो फिर इसमें जाएगा ना वाइंडिंग अप के लिए, पिटीशन फाइल करने के लिए। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि क्रेडिटर किस ग्राउंड पे जाते हैं? उनका कौन सा ग्राउंड होता है? क्रेडिटर का कौन सा ग्राउंड होगा? हाँ क्या था? कौन सा था? कहाँ लिखा है? अनेबल टू पे, एफ, अनेबल टू पे इट्स डेट्स, यहाँ। अब ये बात क्रेडिटर की है, क्रेडिटर इस पे जा सकता है, मगर कब जाएगा? अब आएंगे वो 1 लाख पे, हर केस में नहीं जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इस केस को भी समझें ताकि इस पे कोई सवाल बन जाए तो आप उस वक्त याद रहे कि वाइंडिंग अप में
ये वाला केस कब जा सकता है, कौन सा वाला केस, जिसमें जिसमें ये केस हो, अनेबल टू पे। कब कहा जाएगा कि कंपनी इज अनेबल टू पे, इसकी थोड़ी सी वजाहत समझें। कहता है कि कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट्स, कब, इफ अ क्रेडिटर बाय असाइनमेंट, ओके, ये बाय असाइनमेंट क्या है, और अदरवाइज टू होम द कंपनी इज इंडेटेड इन सम एक्सीडिंग, सबसे पहले तो अमाउंट इन्वॉल्व 1 लाख से ऊपर, और वो पेएबल है कंपनी का टुवर्ड्स अ क्रेडिटर। क्रेडिटर दो किस्म के होंगे, एक वो जिसने खुद कंपनी को पैसे दिए थे या कंपनी से उसके रिसीवेबल थे, मगर एक और भी हो सकता है उसके खुद के नहीं थे, उसने सिक्योरिटाइजेशन के जरिए परचेज किए। बाय असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, उसको किसी और ने शिफ्ट किया, रिसीवेबल्स किसी और ने शिफ्ट किया। अब ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कंपनी ने, एक कंपनी है जिसने क्या किया, सिक्योरिटाइजेशन का काम करती है, रिसीवेबल परचेज करके रिकवर करती है, उसमें से किसी से उसने, वो जिसके रिसीवेबल थे उसने परचेज कर लिए, अब वो कहती है कंपनी को मुझे दो। तो बाय असाइनमेंट का मतलब क्या था, ओरिजिनली किसी और के, वो क्रेडिटर था, उसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, 1 लाख रुपए का होगा, और he served on the company causing the same to be delivered registered post or otherwise registered office a demand। सेकंड चीज क्या है, 1 लाख हो और 1 लाख रुपए मांगे भी गए हों, मांगे गए हों, डिमांड किए गए हों, अंडर हिज हैंड डीम टू बी ड्यूली गिवन, एजेंट और लीगल देगा तब भी, रिक्वायरिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू एंड द कंपनी ही 30 दिन तक क्या किया है, उसने निगलेक्ट किया, लिफ्ट ही नहीं कराई, या सिक्योर और कंपाउंड। ये बस समझ लो, असल चीज़ यही है। क्या, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि कहते हैं कि नंबर 1 जो क्रेडिटर होगा ना, वो ओरिजिनल भी हो सकता है, असाइनी भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, असाइनी भी हो। नंबर 2 अमाउंट 1 लाख से ऊपर होगा। नंबर 3 वो जिसका अमाउंट था उसने डिमांड किया, पे करो, मेरा आप रिसीवेबल है, पे करो, ओके। अब इस पे करने के कितने दिन गुजर जाए और कंपनी ने ये काम ना किए हों, कौन से काम ना किए हों, या तो उसने निगलेक्ट किया था, और निगलेक्ट किया इसका मतलब कोई लिफ्ट ही नहीं करें। अलबत्ता 2 काम अगर कंपनी करेगी ना तो बच जाएगी, और वो 2 काम भी नहीं करेगी ना तो फंस जाएगी, या तो वो सिक्योर करे या वो कंपाउंड करे। अब ये मैंने अपनी तरफ से नॉट इन आई के बुक थोड़ी वजाहत की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको बात समझ आए कि क्या है सिक्योर कहना, करना किसको कहते हैं। लिखा क्या था, यही कि कंपनी ने सिक्योर भी ना किया हो, कंपाउंड भी ना किया हो, तो कहा जाएगा कि ये अब ग्राउंड फॉर पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप सही है। तो सिक्योर करना किसको कहते हैं, मीन्स प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और कोलेट्रल। अब 1 लाख से ऊपर का मतलब ये नहीं है कि 1 लाख 1 रुपया था, 1 लाख से ऊपर का मतलब 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। तो जो क्रेडिटर है उसने कहा यार मेरे 50 लाख रुपए तुम्हारी तरफ हैं भाई, पैसे दे दो, नोटिस दे दिया उसने, कंपनी से कॉल आ गई, यार कल आ जाओ बैठ के बात करते हैं, यार क्या बात करनी है भाई, आओ तो सही, आया, अच्छा देखो एक काम करो, हमने वाकई पैसे देने, अब एक काम, पैसे चाहिए ना, हम अरेंज करके तुम्हें, तब तक ये प्लॉट है ना हमारा, तब तक फलानी फैक्ट्री है ना, ये पेपर ले जाओ उसके, सिक्योर, तुम तो टेंशन में नहीं रहे ना, तो सिक्योर कर लिया क्या कि एज सिक्योरिटी या कोलेट्रल दे दिया ना। अब ये बंदा जाए कोर्ट के पास एंटरटेन नहीं होगा, अब नहीं एंटरटेन होगा। कब नहीं एंटरटेन होगा, अगर कंपनी ने क्या किया हुआ है, सिक्योर किया उसको, सिक्योर करने की सूरत में पिटीशन नहीं फाइल हो सकती, अब नहीं जा सकता, गया तो एंटरटेन नहीं होगा, उसको कहेंगे क्यों आया है, पैसे नहीं दे रहे, तो कंपनी आके बताएगी सर हमने इसको प्लाट के पेपर दे दिए, सिक्योरिटी कोलेटरल तो दिया हुआ इसको, वो मैं भाग यहाँ से, तेरी पिटीशन नहीं फाइल होती। या फिर कंपनी ने क्या किया हो, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड ये है कि
अब बेटा आवाज़ ठीक है? अब आवाज़ ठीक है बेटा? ओके, बस वो मेरा माइक चुके ना बोल बोल के बंद हो गया था। तो वो कहते हैं 6 लाख तो कहीं से नहीं बनते यार, बनते भी है तो 2 बनते हैं। चल एक काम करते हैं, 2 लाख तुम्हारे हम देंगे, उसका प्लान है ये, शेड्यूल प्लान ये, अगले दिन वो पिटीशन में फाइल करें, वाइंड अप करो उसको। कोर्ट कहेगी पागल है, बैठ के उनके साथ कंपाउंड करके आए हो, अरेंजमेंट बना के आए हो, नहीं एंटरटेन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंडीशंस याद करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी, नंबर 1 कि कंपनी नेग्लेक्ट कर रही है और 2 काम ना करे। अगर 2 काम करेगी बच जाएगी। सिक्योर क्या मतलब, क्या होता है सिक्योर? उसको कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल दे दे। और दूसरा क्या है, कंपाउंड यानी रीअरेंज करते, टर्म्स को रीअरेंज करके कोई नया प्लान डिसाइड कर ले, ठीक है। इन दोनों केसेस में फिर पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा मैं जाता हूँ इनिशियल पॉइंट की तरफ, ये थोड़ा आपको मिल गया। रुके 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 एक चीज़ और कवर करूँ, फिर मैं आता हूँ उस पॉइंट की तरफ। एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, आपने देखा कंट्रीब्यूटरीज भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये, वाइंडिंग अप द कंपनी शैल बी डीम्ड टू कमेंस एट द टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। ये थोड़ा पिटीशन फाइल हो चुकी है, मगर पिटीशन पे से थोड़ी होता है कि कोर्ट गए। अब कोर्ट कौन सी है यहाँ, आपको पता है कोर्ट का क्या मतलब है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में हर हाई कोर्ट, हमारे पास के 5 हाई कोर्ट्स हैं। हम सिंध में कहते हैं सिंध हाई कोर्ट, पंजाब में कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। 2 हाई कोर्ट सूबे के नाम से और 3 सिटी के नाम से, और आखिरी हाई कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इनमें हर हाई कोर्ट में एक कंपनी ब्रांच होती है, जिसको वो कहते हैं कॉरपोरेट बेंच। क्योंकि उसको बेंच कहा जाता है जजेस को, तो कॉरपोरेट बेंच। तो कंपनी की या कॉरपोरेट बेंच जो होती है उसके जजेस अलग होते हैं, उनके पास चले गए और पिटीशन फाइल की किसी ने भी। अब इसमें वो कोई भी हो सकता है, उसमें थर्ड पार्टी हो सकती है, उसमें कंपनी के इनसाइड हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी होगा जजेस ने कहा अच्छा ये चलो आज ही डिसाइड, नहीं। सबसे पहले हेयरिंग होती है, कोर्ट ये पहले सेटिस्फाई करेगी खुद को। किस चीज़ के लिए सेटिस्फाई करेगी? सेटिस्फाई करेगी देखो कि वाइंडिंग अप क्या सही फैसला है कि नहीं है। क्योंकि देखिए जजेस जब ये फैसला करते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं देखते कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट क्या है, सारी पार्टीज़ के इंटरेस्ट, उसमें इवन एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट, जॉबलेसनेस क्रिएट होती है, मुल्क के इंटरेस्ट भी देखने उन्होंने। तो इसीलिए हेयरिंग्स लगती है। ना हो सोचो, एक बात सोचो, अब कोर्ट के पास पिटीशन जा चुकी है, कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया और गुजर चुके हैं 3 महीने। 3 महीने बाद कोर्ट ने कहा ओके हम वाइंडिंग अप की इजाज़त दे रहे हैं, ऑर्डर पास किया, यस वाइंडिंग अप की जाए। तो वाइंडिंग अप प्रोसेस उस 3 महीने बाद कानूनी तौर पे उसकी डेट ऑफ स्टार्ट क्या समझी जाएगी? नहीं, ऑर्डर नहीं, यही नोट कराना था, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ शैल बी डीम टू कमेंस, डीम करवा रहा है ना, इसका मतलब एक्चुअली नहीं, अजम्पशन होगी। एट द टाइम वो कहता है जिस दिन पिटीशन फाइल होती तब से वाइंडिंग अप समझो। अब तो भाई जब तक, अभी दूसरा पॉइंट सुने, जब तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं होगा तब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब मसला आ गया ये एक और, 3 महीने तक कंपनी के एसेट्स तो लुट जाएंगे, इस हद तक कि वो जो गार्ड और प्यून और चाय पिलाने वाले होंगे ना, वो कुर्सियां भी ले जाएंगे। तो कोर्ट कैसे प्रोटेक्ट करेगी उसके एसेट्स को? ऐसे केस में वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करते, बल्कि एक और बंदा अपॉइंट करते हैं। उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल का क्या मतलब होता है? टेम्पररी। प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट होता है, जिसकी पावर्स वही होती हैं कानूनन। क्या कौन सी पावर्स होती हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर वाली, वो अपॉइंट किया जाता है। प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है कि जाओ और कंपनी के ज़रा अफेयर्स को अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि लॉस ना हो जाए पार्टीज़ का, जब तक हम फैसला करें वाइंडिंग अप करनी है कि नहीं करनी। उन्होंने फैसला किया वाइंडिंग अप करनी है, अब क्या होगा? प्रोविजनल मैनेजर घर चला जाएगा। अब सपोज करें उन्होंने
एक अख्तर हुसैन को अपॉइंट किया था एज प्रोविजनल मैनेजर, अब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, अख्तर हुसैन को ही कर सकते हैं प्रभाव, ये नहीं कि किसी और को करें। अख्तर भाई अब तुम क्या हो, अब तुम टोपी चेंज करो, अब दूसरी टोपी पहन लो, अब तुम ऑफिशियल लिक्विडेटर हो, सेम को अपॉइंट किया जा सकता है। नहीं अख्तर भाई तुम सूटेबल नहीं हो, अब घर जाओ, हम कोई दूसरा करीम भाई को रख देते हैं। अब बात समझ आई? तो बेसिकली कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट क्यों की गई है? कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट इसलिए की गई है ताकि ऑल पार्टीज़ के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके। और कोर्ट किस तरीके से ये प्रोसेस करता है, इसमें सबसे पहले कोर्ट को, अब मुझे एक बात है कि कौन कौन कंपनी को बंद करा सकता है? कंपनी खुद, मैं इसको यूँ क्लासीफाई करता हूँ, कंपनी खुद, रेगुलेटर और थर्ड पार्टी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी में कौन आ सकता है? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जा सकते हैं, इनमें से कोई भी जा सकता है, मगर फैसला अब कंपनी तो चाहती ही नहीं है ना, उसके मेंबर और डायरेक्टर नहीं चाहते बंद होना, मगर क्रेडिटर चाहता है बंद हो जाए। क्यों? उसको पैसे नहीं मिल रहे, वो चाहता है कि इसके एसेट बिकवा के पैसे निकालो, तो वो जाएगा वाइंडिंग अप पे, क्यों नहीं जाएगा? अब दूसरा कंपेयर करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि असल में क्या है। दूसरा क्या है? वॉलंटरी। तो वॉलंटरी क्या है? वो भी तो वॉलंटरी था। कौन सा? कंपनी ने जब खुद रेजोल्यूशन पास की थी, कौन सी? स्पेशल रेजोल्यूशन, कहाँ? जनरल मीटिंग में, और क्या कहा था? हम डिसॉल्व होना चाहते हैं, कंपनी बंद करना चाहते हैं बाय कोर्ट, हाँ बाय कोर्ट। मगर था तो वो भी इन अ वे वॉलंटरी ना, किसने मना किया था? किसने गन, वो अब क्रेडिटर ने कहा था ज़बरदस्ती, क्रेडिटर आए थे कि नहीं जी मैं तो तुझे देख लूँगा, आई सी यू इन कोर्ट, वाइंडिंग अप करा दूंगा तेरी, ऐसे हुआ था? नहीं, वो खुद ही फैसला किया। इन अ वे वो भी तो वॉलंटरी है ना, खुद से फैसला करना। तो ये कौन सी वॉलंटरी है? ये क्या है? ये देखिएगा क्या कहता है। अ कंपनी में बी वुंड अप वॉलंटरली व्हेन इट पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। If the company in general meeting passes resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period for its duration if fixed by articles on or occurrence of the event in respect of which the articles provide that the company should be dissolved। अब देखिए एक कंपनी बनाई ही 1 साल के लिए गई थी। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। देखिए कंपनी बनाना आसान है, बंद करना बड़ा मुश्किल है। जैसे टैक्स में रजिस्ट्रेशन मिल जाती है बट डी रजिस्ट्रेशन मर जाओगे नहीं मिलेगी, वो ज़िंदगी की डी रजिस्ट्रेशन हो जाती है मगर टैक्स से डी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। तो कंपनी के एग्ज़िट को भी प्लान करना होता है कि मैं एग्ज़िट कैसे करूँगा, क्योंकि डी रजिस्ट्रेशन इतनी आसान नहीं होती, तो वाइंडिंग अप और ये डिसोल्यूशन भी आसान नहीं होती। तो कंपनी बनाते वक्त ही एक फैसला किया गया था, क्योंकि वो सिंगल पर्पज़ कंपनी थी, सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी थी। सिंगल ऑब्जेक्ट क्या था? एक किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसी बन रही थी पाकिस्तान में, उसकी बिल्डिंग बन रही थी 3 जगह पे। उन्होंने 3 कंपनियां बनाई और तीनों कंपनियों का एक ही ऑब्जेक्ट रखा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उस वक्त नहीं होता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज रखा होता था। बाकी कंपनियां 300 ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखते थे, उन्होंने एक ही ऑब्जेक्ट लिखा, टू कंस्ट्रक्ट एम्बेसी इन द सिटी ऑफ कराची, लाहौर। अलग अलग कंपनियाँ थी, अलग अलग ऑब्जेक्ट था। इस्लामाबाद, एम्बेसी ऑफ दिस कंट्री। आर्टिकल्स में लिखा गया काम कितने साल में हो जाएगा ये? भाई एक ही ऑब्जेक्ट है ना। आर्टिकल में लिखा गया कि कंपनी की लाइफ होगी मसलन सपोज कर लो 2 साल। उन्होंने कहा 2 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो कंपनी को उन्होंने शुरू में ही क्या बोला? जैसे ही 2 साल गुजर जाएंगे हम डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसका फिर पर्पज़ नहीं रहेगा। ऐसे केस में डिसॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे केस में डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद से स्टार्ट ही क्या किया था? स्टार्ट ही ऐसे किया था कि अकरेंस, या फिर ये टाइम लाइन नहीं रखते, अकरेंस रख दो। अकरेंस क्या होगा? जैसे ही आप लिख सकते हो ना, बिल्डिंग बन जाए तो, बिल्डिंग बन जाए तो, अगर अकरेंस इसके साथ लिंक कर देंगे। दूसरा क्या है? इसका मतलब ये लिमिटेड लाइफ कंपनी है, इनके आपने पहले ही लाइफ लिमिटेड रखी हुई है। फिर क्या है? इफ़ द कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशन द कंपनी वॉन्ट वॉलंटरली। इसका मतलब किसी वजह के बगैर भी चाहो तो बंद कर सकते हो।
एक तो नीयत ही ये थी कि लिमिटेड लाइफ कंपनी बनानी थी, वो टाइम आ गया, वो इवेंट हो गया, आप उसको वाइंड अप करो। इसके अलावा भी आपकी मर्जी। तो ये और वो किससे मुख्तलिफ है? उसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन। क्यों नहीं हुई? ये देखो स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर क्या सिंपल रेजोल्यूशन तो हो ही नहीं सकती ना। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको याद है ना कौन सी थी? शुरू में मैंने आज रिवाइज कराया था, कितने परसेंट? 3/4 और 21 डेज। कितने डेज? ये दोनों फीचर थे ना फिर स्पेशल, ये होगी तो काम होगा। ओके, अब तीसरा भी देखो, फिर मैं आपको तीनों को कंपेयर करके। तीसरा है वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये क्या है? मैंने कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये है तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मगर कोर्ट में of its own motion या application of the person entitled to apply for the court winding up make order that the voluntary जो वाइंडिंग अप पे कंटिन्यू करेगी सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट एंड विथ सच लिबर्टी फॉर द क्रेडिटर्स कंट्रीब्यूटरीज और अदर्स टू अप्लाई जनरली ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब फ़र्क समझिएगा ताकि फिर आपको इसकी डिटेल समझने में आसान हो जाए। कितना था, क्या कौन कौन से टर्म्स थे बताइएगा ज़रा। पहला था बाय कोर्ट, बाय कोर्ट। दूसरा क्या है? वॉलंटरी। तीसरा क्या था? सब्जेक्ट टू सुपरविजन। किसकी सुपरविजन? कोर्ट की। देखिए सबसे पहली बात यह है, अब मैं आपको केसेस देता हूँ, आपको अलग अलग पर्पस समझ आ जाएगा। कंपनी के एसेट्स थे एसेट्स थे और एसेट सरप्लस में थे, इसका मतलब लायबिलिटी के बाद भी कुछ बच जाएगा। प्राइम ज़मीन भी थी या लाइसेंस था जो किसी और को दिया जा सकता है। अब बताओ, झगड़ा पड़ेगा, डिस्प्यूट होगा? क्या ये कंपनी के इंटरनल लोग खुद मिलकर फैसला कर पाएंगे या डिस्प्यूट्स हो जाएंगे? ऐसे केसेस में कंपनी फैसला करती है कोर्ट के जरिए करें। मेंबर्स कहते हैं जी हमें आपका इत्मीनान नहीं है एक दूसरे को, आप जो बोर्ड में बैठे हो आप गड़बड़ करोगे, नहीं रेजोल्यूशन पास करो, कोर्ट के पास जाएंगे हम। तो इसमें रेजोल्यूशन किस चीज़ की पास होती है पता है? किस चीज़ की? ये नहीं कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं, वाइंड अप का नहीं होता। ये होता है कि हम वाइंडिंग अप स्टार्ट। अभी ये रेजोल्यूशन किस चीज़ की पास हुई थी? ये वॉलंटरी थी। रेजोल्यूशन जो थी ना, जो यहाँ पास हुई थी, वो अब फ़र्क समझो। बाय कोर्ट की जब बात करते हैं ना, तो रेजोल्यूशन ये थी, स्पेशल रेजोल्यूशन ये थी कि हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। ये नहीं था कि वाइंडिंग अप कर रहे हैं, वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि कोर्ट मेहरबानी करो और वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दो। तो रेजोल्यूशन से वाइंडिंग अप स्टार्ट नहीं हुआ, एक अप्रोच करना स्टार्ट हुआ, फिर उस कोर्ट की मर्जी। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं है ये, हालांकि कर अपनी मर्जी से रहे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? रेगुलेटर, या तीसरा क्या हो सकता है? थर्ड पार्टीज, ये भी जा सकती हैं कोर्ट के पास, बंद करो इस कंपनी को। ठीक है, अलग अलग रीजंस होती हैं। पहले कंपनी खुद क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है कि कंपनी का केस क्या था? कंपनी का केस ऐसा था कि वो जो एसेट्स होंगे उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसमें कुछ लोग होते हैं मेजॉरिटी में, कंट्रोल में, और कुछ होते हैं माइनॉरिटी में, तो उनका नुकसान होता है। तो दैट इज़ वाई कंपनी फैसला करती है कि फिर हम अब कोर्ट के ज़रिए ही इसको बंद करते हैं। तो इस केस में वो जाएंगे बाय कोर्ट, और बाकी रेगुलेटर और थर्ड पार्टी भी बाय कोर्ट ही जाएगा। ठीक है, वो भी कोर्ट को जाके कहेंगे कि आप इसको बंद कर दो। ये वॉलंटरी क्या मेथड था? वॉलंटरी मेथड की एग्जाम्पल सुने। एक तो स्पेसिफाइड, तो समझ आ गया ना भाई, एम्बेसी बन गई, अब बंद हो जाएगी। मगर एक बात सुनिए, यहाँ ना, यहाँ गौर से सुनिएगा, ये प्रोसेस भी लॉ दे रहा है, ये भी लीगल प्रोसेस है और ये मारने का प्रोसेस है, इसलिए कोर्ट को अप्रोच नहीं करते, कोर्ट इज नॉट इन्वॉल्व। और सुने, देयर इज नो ऑफिशियल लिक्विडेटर, कुछ नई बातें बता रहा हूँ।
ऑफिशियल लिक्विडेटर सिर्फ कोर्ट के ऑफिशियल वर्ड क्या था, सरकारी, कब आता है जब कोर्ट के जरिए हो। इसमें क्या होगा, इसमें वो कहते हैं हम खुद जो बैठे हैं, हम बैठे हैं ना अपना मसला हल करने के लिए, हम क्यों जाएं कोर्ट। अब इसके लिए एक सादा सी एग्जाम्पल सुने। देखिए कंपनी के पास 1% का एसआरडी नहीं था, मिलना कुछ नहीं है, तो कोर्ट क्यों जाएं। सबको पता है कि हमारी लायबिलिटी ज़ीरो है, एसेट्स जो है हमारे पास कोई 10 रुपए के रह गए, तो अब हम अगर कोर्ट जाएंगे तो ऊपर से खर्चा पड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या है, मिलके ही बंद कर दो, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, किसी पार्टी का डिस्प्यूट नहीं, क्रेडिटर्स है ही नहीं, लायबिलिटीज है ही नहीं। ऐसे केसेस में एग्जिट दे रहा है इजी एग्जिट। आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला स्टेप ये हो रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सी है। अब सुनो, ये स्पेशल रेजोल्यूशन ही वाइंडिंग अप की है, हो गई स्टार्ट वाइंडिंग अप भाईजान। इधर नहीं स्टार्ट हुई, इधर हम अप्रोच करेंगे, फर्क समझो। अभी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई स्टार्ट। अब वाइंडिंग अप में ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम कौन करेगा, अंदर से कोई निकल आएगा, यार देखो मैं चूँकि मौलवी हूँ तो मैं इंसाफ करूँगा, आप मुझे बना दो लिक्विडेटर। हाँ यार चलो इसको लिक्विडेटर बना देते हैं, हाँ यार तू बस इंसाफ करना यार, जो 10 रुपये बचे हैं जिसका आपको देना। हाँ हो गई वाइंडिंग, हो गई आपकी लिक्विडेशन खत्म। इसका मतलब कोर्ट इन्वॉल्व किए बगैर भी कंपनी बंद हो सकती है, इसको कहते हैं वॉलंटरी, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। और फिर एक सिचुएशन है दोनों की, ये 2 तरीके हैं बस, तीसरा नहीं है कोई तरीका, तीसरा तरीका ही कोई नहीं है, क्योंकि तीसरा तरीका असल में दोनों की मिड का है। मिड का तरीका क्या था कि कंपनी ने तो इरादा यही किया था कि हम ना खुद अंदरूनी खाना ना बंद कर देते हैं, कोर्ट वोट नहीं जाते। मगर कंपनी के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा अच्छा रुको बेटा मैं कोर्ट चला जाऊंगा, और कोर्ट को कहा कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए यार, ये इन्वॉल्व हो जाए, ये मेरे पैसे खा रहे हैं। और कोर्ट फिर इस केस में इन्वॉल्व होती है सिर्फ किस हद तक, फैसला तो खुद कर चुके हैं ना वो वाइंडिंग अप का, तो कोर्ट ये थोड़ी करेगी कि वाइंडिंग अप हो कि ना हो। वाइंडिंग अप का फैसला तो हो चुका, वो तो कंपनी खुद कर चुकी है, वो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप हो गई। मगर कोर्ट क्या कहेगी, भाई वाइंडिंग अप के बारे में हमें अपडेट करते रहो, हम सुपरवाइज करेंगे तुम लोगों को, क्या क्या कर रहे हो रिपोर्टें जमा करो, एसेट कितने थे जल्दी जल्दी रिपोर्ट दो, कौन कंट्रीब्यूटरीज हैं बताओ, सारी रिपोर्टें दो। अब कोर्ट सुपरवाइज करेगी बस। है ये भी किस्म को किस चीज़ की, भाई कौन सा लिक्विडेटर कौन है तुम्हारा, हाँ खड़ा कर दो, भाई तुम क्या क्वालिफिकेशन है तेरी, कोर्ट इस तरह इन्वॉल्व हो जाती है। फ़र्क है समझ, तीनों में फ़र्क है, ऑनलाइन बेटा फ़र्क समझ आया, तीनों फ़र्क ये होता है। हम ना नॉर्मली इनको गलत समझ रहे होते हैं, इमेजिनेशन, ऐसा नहीं होता, अलग अलग किस्म के, ठीक है ओके। तो अब बाय कोर्ट वाले प्रोसीजर को तो हमने किसी हद तक देख लिया था, वॉलंटरी को भी देख लिया था और सब्जेक्ट को भी देख लिया। अब जो पार्ट रह गया है वो है ऑफिशियल लिक्विडेटर का रोल। ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या रोल होता है, ठीक है। अच्छा ये है पिटिशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप का बाय कोर्ट क्या था, सपोज कर लें वेयर कंपनी इज बीइंग वूंड अप वॉलंटरली आर सब्जेक्ट टू सुपरविजन। एक बात समझे, वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंपनी बगैर कोर्ट जाए अप्रोच स्टार्ट कर देती है, ये बार बार बता रहा हूँ। इसका मतलब सब हम खुद हैं, हम खुद बंद करेंगे, हमें नहीं चाहिए कोर्ट का रोग, हम खुद करेंगे। मगर उन्होंने कहा झगड़ा पड़ गया, अब क्या करें, अच्छा यार चलो कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट को क्या फाइल करेंगे, पिटीशन, और उस पिटीशन में क्या कहेंगे, माय लॉर्ड हमसे नहीं हो पाया आप ही करो। अब वो कन्वर्जन हो जाएगी, मोड चेंज हो जाएगा। पहले मोड कौन सा था, वॉलंटरी, अब क्या हो जाएगा, बाय कोर्ट, नहीं सुपरविजन नहीं बाय कोर्ट। वो दोनों को, अच्छा सपोज करें कोर्ट जो है सुपरविजन कर रही थी, कहा यार तेरा लिक्विडेटर तो काबिल एतमाद ही नहीं है, कन्वर्ट करो उसको बाय कोर्ट, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आ जाएगा। फिर सुपरविजन को ये ना समझना कि कोर्ट फैसले करती है, वो सिर्फ नज़र रखती है, ठीक है, सुपरवाइज कर रही होती है, काम वही कर रहे होते हैं खुद। वाइंडिंग अप ऑर्डर, उसके बाद ये लिक्विडेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है। इसके लिए
फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज द कमीशन शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ पर्सन्स, जिसमें से उस पैनल में से वो जो लोग होंगे जो लोग होंगे क्वालिफाइड, और आगे चल के उसकी बताया गया है कि कौन कौन लोग होंगे जो इसके पैनल में आ सकते हैं। ये पैनल बनाने का काम कमीशन का है। कमीशन लोगों को सिलेक्ट करे और चेक करे उसके बाद, और एक लिस्ट बनाएगी जो कोर्ट के लिए अवेलेबल रहेगी। कोर्ट को ये सिलेक्ट नहीं करना कि हाँ यार कहाँ से अब ऑफिशियल लिक्विडेटर लाएँ, उनके पास एक लिस्ट अवेलेबल होती है, और उस लिस्ट में से वो जो लोग, चूँकि ऑब्वियसली बात है विद कंसेंट उसमें लोग लिस्ट में आते हैं, विद कंसेंट, उनकी कंसेंट शामिल होती है। ऐसे नहीं कि कमीशन ACCP उसने कहा अच्छा कौन कौन आजकल आर्टिकल लिख रहे हैं कंपनी लॉ पे, ले आओ सबको, इनको नॉलेज है। अच्छा कौन कौन प्रैक्टिसिंग है कॉर्पोरेट लॉयर, उसको भी ले आओ। कौन कौन सी CA फर्म्स इस पे ले आओ। नहीं, ऐसे नहीं होगा, कंसेंट के साथ एक लिस्ट बनती है। कोर्ट ने उसमें से किसी को सिलेक्ट किया, ऑफिशियल लिक्विडेटर बना दिया, और उसी लिस्ट में से प्रोविजनल मैनेजर आता है। अगर आपको कहा जाए कि प्रोविजनल मैनेजर पे अगर थोड़ी सी बात करो और उसको डिस्कस करो, तो प्रोविजनल मैनेजर कब अपॉइंट होता है और उसकी क्या रोल होता है, उसकी क्या पावर और फंक्शंस होती हैं। सबसे पहले ये कब अपॉइंट होता है। प्रोविजनल लफ्ज़ का मतलब क्या है? प्रोविजनल लफ्ज़ का मतलब है टेम्पररी। टेम्पररी मैनेजर ये क्यों रखा जाता है? ये उस वक्त रखा जाता है जब कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है मगर वो पेंडिंग है, अभी तक वाइंडिंग अप का जजमेंट नहीं आया, वाइंडिंग अप का डिसीजन नहीं आया, तो उतने पीरियड के लिए उसको रखा जाता है। फिर उसके बाद जैसे डिसीजन आया तो उस सूरत में ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। कोर्ट दो डिसीजंस लेती है। एक डिसीजन कोर्ट का होता है वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करती है, और दूसरा वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करती है। डिसोल्यूशन का ऑर्डर, डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? वी हियर बाय डिक्लेयर द कंपनी टू क्या, नो मोर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, वो भी ऑर्डर पास करती है कोर्ट। तो कमीशन में ऑफ इट्स ओन क्या कर सकती है, उसके नाम लिस्ट में से जो नाम बनाएंगे ना पैनल की, अगर किसी ने फ्रॉड, मिसफीजेंस, मेलफीजेंस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की है, उसका नाम निकाल देंगे। कौन होंगे जो इस पैनल में लोग आते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका कम से कम भी 10 साल का तजर्बा हो किस फील्ड में, अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ, और इसके अलावा इस कमीशन ने अगर कुछ हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर कोई और फील्ड हो, तो ये अकाउंटिंग इसलिए कि इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, फाइनेंस भी और लॉ भी। तो और क्या हो सकता है, और कौन सी और फील्ड्स क्यों नहीं हो सकती? इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, साइंस हो सकती है। तो डिपेंड करता है ना कंपनी कौन सी है। तो ये तो कॉमनली कंपनी के साथ प्रोफेशन इन्वॉल्व होते हैं, तो और भी होंगे मगर 10 साल का तजर्बा होगा। और पर्सन अपॉइंटेड ऑन द पैनल शैल बी सब्जेक्ट टू, उसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है उसने। ये नहीं करेगा कि सबसे पहले तो वो, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी एक मुझे कमेंट याद आ जाता है, क्या करूं, किसी ने मुझे बताया था कि ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। मैं इसमें क्या बिजनेस है यार, ये तो हेडेक है, फटीक है, मिलता कुछ नहीं है। क्या मिलता है रेम्यूनरेशन? उन्होंने कहा सारे एसेट्स मिलते हैं कंपनी को। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों बनते होते हैं? अगर कोई अनस्क्रूपलस हो, उसकी मॉरल स्टैंडिंग अगर ठीक नहीं है, कि इखलाकी और उसको खौफ खुदा नहीं है, तो कौन उसको पकड़ेगा? कोर्ट की नाक के नीचे बैठ के वो काम कर रहा होता है, कोर्ट की डायरेक्शन पे बैठ के काम कर रहा है, तो पकड़ेगा कौन? तो एसेट्स को सस्ता बेचना, रिलेटेड पार्टी को बेच देना, ये वाले काम जो हैं वो हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास सारा कंट्रोल आ जाता है। एनीवे, तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा, वो नहीं करेगा तो उसका नाम निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद क्या है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ प्रोविजनल मैनेजर। देखिए प्रोविजनल मैनेजर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वेयर प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो कोर्ट में लिमिट आर रिस्ट्रिक्ट द पावर। वो प्रोविजनल मैनेजर ये नहीं कर सकता कि एसेट बेचना शुरू कर दे, बिकॉज कि मेरे पास क्योंकि कौन सी पावर है, मेरे पास पावर वही है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की होती है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर
ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है भाई, ऑफिशियल लिक्विडेटर एसेट को बेचता है तो मैं भी बेचूंगा। उसके ना यार तू मैनेजर है यार, जाके बिजनेस चला, एसेट बचा, अब भी हमने फैसला भी नहीं किया और तूने लिक्विडेशन शुरू कर दी। भाई हम क्या पता ना करें तो एसेट बेचना शुरू कर, तो लिमिट लगाए जाते हैं उस पर कि एसेट नहीं बेचना प्लीज़, ठीक है, उस ऑर्डर में और सब्सिक्वेंट। अच्छा, अदरवाइज ही शैल हैव द सेम पावर एज लिक्विडेटर, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन उस पर ये होगी एसेट नहीं बेचना भी। हाँ, रिकवरी कर, बिजनेस चला, ठीक है। ये मैंने फिर वही बात एक्सप्लेन की जो आपसे पूछी कि ये कब अपॉइंट किया जाता है प्रोविजनल मैनेजर, जब डिसीजन पेंडिंग हो। अच्छा, प्रोविजनल मैनेजर को ही ऑफिशियल लिक्विडेटर बना दिया जाता है, बनाया जा सकता है। और एक पॉसिबिलिटी होती है और कि एक से ज़्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हो। कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा था, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसी थी कि जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ, टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो एक बंदे के बस की बात नहीं है, तो एक से ज़्यादा। मगर यहाँ मसला क्या है, पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, सारे, तो फैसले कैसे करेंगे फिर, तो इसका तरीका कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट उनमें से ये भी कर सकती है कि उनको बोल दे कि एक काम करें भाई, मेजॉरिटी से 3 लोग हो, मेजॉरिटी डिसीजन से फैसले करना। ये तो हो नहीं सकता ना कि 1.5 हो, तो दो एक तरफ होंगे, एक तरफ होगा, उसमें आप अमल करना। और दूसरा ये हो सकता है कि आप में से हम एक को पावर दे रहे हैं, तो आप तीनों ऑफिशियल लिक्विडेटर, मगर ये करम अली जो है ना, ये आपका पावर एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। करम भाई जो है ये आप पावर एक्सरसाइज करेगा, ये सारे पावर्स उसमें मौजूद होंगे, ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और बात है इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि कोर्ट के पास एक पार्टी अप्रोच कर रही है और कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट, माय लॉर्ड, ऑफिशियल लिक्विडेटर हम बताएंगे कौन अपॉइंट करो। वो जज के, अच्छा तू बताएगा, जेल में डालो इसको। हाई कोर्ट के जज को बताओगे? नहीं 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 सर, कानून में लिखा है, हम बता सकते हैं। अच्छा, ऐसा कानून में लिखा है कि किसी को कहते हैं कि कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द क्रेडिटर, ऐसा क्रेडिटर टू होम अमाउंट नॉट लेस देन 60% ऑफ द इशू, कहते हैं जिसका इशूड कैपिटल से कंपेयर करें तो 60% से ज़्यादा उसका अमाउंट उनकी तरफ ड्यू हो। सपोज करते हैं कि इशूड कैपिटल था 10 करोड़ रुपए और लोन अमाउंट जो था 7 करोड़ रुपए था और वो एक ही बैंक की तरफ था, तो ये बैंक क्या कहेगा? क्रेडिटर की रिक्वेस्ट होगी, शेयर होल्डर नहीं। ये देखें, इसका टोटल कैपिटल था 10 करोड़ रुपए, मैंने 7 करोड़ रुपए लो, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल में मेरा ऐसा नहीं है, आई एम नॉट ए शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल का 60% का मतलब ये नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो, नहीं, अमाउंट वर्कआउट करवा रहा है। कहता है कि अगर जिसके अपने पैसे, इनसे ज्यादा तो मेरे पैसे लगे हुए हैं, कंपनी के अंदर मेरे पैसे ज्यादा लगे हुए हैं, लोन की फॉर्म में पैसे जो इन्होंने लिए तो लगाए ना कंपनी में, ये खुद जो उन्होंने पैसे लगाए उससे ज्यादा तो मेरे पैसे लगे हुए हैं, 60% लोन की फॉर्म में, तो सबसे पहला राइट तो मेरा है, तो बंदा मेरा होना चाहिए। ऑफिशियल लिक्विडेटर मेरा अपॉइंट करो। आफ्टर नोटिस टू रजिस्ट्रार अपॉइंट अ पर्सन हुज नेम डज नॉट अपीयर ऑन द पैनल मेंटेन्ड टू बी ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो पैनल पे नहीं होगा, फिर भी वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर, उसका नाम क्रेडिटर ने दिया है, उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो जो उसका सबसे बड़ा जो मेन बंदा है, देखिए ना, सबसे पहले किसके राइट्स होते हैं? क्रेडिटर के, और ये मेजर क्रेडिटर है, मेजर क्रेडिटर है। इस वजह से ये कहते हैं मेरा राइट प्रोटेक्ट करो, मेरा बंदा होगा। मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि इसका बंदा आएगा तो लुट मचा देगा, नहीं, वो कोर्ट के अंडर काम कर रहा होता है। मगर ऑफिशियल लिक्विडेटर को रिजाइन करने की इजाज़त नहीं है, फंस गया। और क्विट इज जॉब बिफोर दी कंक्लूजन ऑफ, आपने ये अगर हेडेक पाला ना, आलू ले लिया ना, तो अब इसको हाथ में रखो, इस गर्म आलू को फेंक नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता अगर पर्सनल डिसेबिलिटी हो जाए, यानी टांग तोड़वाओ अपनी, ठीक है, फिर बच जाओगे। एक दफ़ा जाओ, कोई बाजू तोड़ दो, ठीक है, कोई ऐसा करो तो फिर अलग बात है। इसका मतलब है कि ये ना अधूरी असाइनमेंट नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि वो कंपनी का काम है। कैजुअल वैकेंसीज हो जाए, हाँ कैजुअल वैकेंसी हो जाए, डेथ हो गई उसकी, ठीक है, या यही
इनेबिलिटी हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। या किसी हियरिंग में जब कोर्ट बुलाए ना तो पागलपन का वहाँ पे तुम एक्टिंग करना, तो उस सूरत में कहिए कि इस पागल को हमने काम दिया, हटाओ इसको। तो उस सूरत में बाय डेथ या कोर्ट ने खुद हटा दिया, या ये रेजिग्नेशन तो मना किया गया था, नहीं मना नहीं था, मना था मगर एक केस में रिज़ाइन कर सकता था। कौन सी थी? डिसेबिलिटी केस, उसकी बात हो रही है। ये हर केस के वो कर ही नहीं सकता रिज़ाइन, तो डिसेबिलिटी के केस में रिज़ाइन कर सकता था। तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट उसको अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर, किसी और को पैनल में से उठा के और अपॉइंट कर देंगे। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन आउटगोइंग ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल अनलेस दी कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज कंटिन्यू टू एक्ट। अगर वो रिज़ाइन करने की इजाज़त मिली थी और रिज़ाइन किया तो उस सूरत में जब तक वो कोर्ट नया अपॉइंट करे तब तक वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि देखिए डेथ की सूरत में वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। रिमूव कोर्ट ने जब खुद ही निकाला है इसको, जब खुद ही, तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि अच्छा तो एक काम कर, तुम्हें हम निकाल रहे हैं क्योंकि तुम एक क्रिमिनल बंदे हो, तुम चोरी करके पकड़े गए हो, अब हम तुम्हें निकाल रहे हैं मगर जब तक हम अगला बंदा रखे तब तक और चोरी करो, 3 दिन और कंटिन्यू करो। कोई पागल होंगे, ठीक है ना। बिल्ली को दूध की रखवाली दे देंगे कि 3 दिन तो और तबाही कर दे, तो इसमें मुमकिन नहीं होता उसको कंटिन्यू कराना। 2 केसेस में मुमकिन नहीं है कंटिन्यू कराना। कौन से? डेथ की सूरत में और रिमूवल की सूरत में। डेथ की सूरत में तो बंदा वो उसकी रूह आ सकती है, और रिमूवल की सूरत में आप एक ऐसे बंदे को जिसको खुद कहते हो तुम फिट नहीं हो, एक दिन क्या 1 मिनट कंटिन्यू नहीं कराया जा सकता। तो रेजिग्नेशन अलबत्ता चूँकि वो डिसेबिलिटी की सूरत में हुई थी तो वो बंदा थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है। तो अगला जब तक अपॉइंट किया जाए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी मेड बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा? कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड प्रोविजनल मैनेजर फॉर वाइंडिंग अप या ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो उस केस में देयर शैल बी मेड आउट एंड सबमिटेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड टू द मैनेजर। क्या? एक स्टेटमेंट। और वो कौन बनाएगी स्टेटमेंट? कौन बनाएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स बनाएंगे, जिसमें अब कंप्लीट फैक्ट्स उसको दिए जाएंगे। कौन से? कि एसेट्स क्या हैं, डेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, कैश के डिटेल्स क्या हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस किसके, क्रेडिटर्स के जिनको पैसे देने हैं, डेटर्स के जहाँ से पैसे लेने हैं, और इसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे है, सारी चीज़ें कंपनी की उस रिपोर्ट में मौजूद होंगी, ताकि उसको टोटल का टोटल एक समरी जो है वो मिल जाए, और जिसकी बेसिस पे वो आगे अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है। अच्छा, वाइंडिंग अप में हमने देखा कि मेनली 3 चीज़ों पे फोकस था। 3 चीज़ों पे फोकस था। एक तो हमें पता चला, एक चीज़ ये थी क्या कि मतलब पूरे चैप्टर की अगर मैं समरी बनाऊँ ना तो 3 चीज़ों पे फोकस था। एक था सरकमस्टेंसेस कौन से होंगे, ठीक है, सरकमस्टेंसेस कौन से होंगे, और पर्सन्स कौन होंगे जो कि ये काम कर सकते हैं। दूसरा फोकस था टाइप्स क्या हैं वाइंडिंग अप की, मोड्स क्या हैं, टाइप या मोड्स क्या हैं। और तीसरा था ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर के बारे में कि इसकी पावर्स, ड्यूटीज़, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या है। ये 3 एरिया हैं। इन 3 एरिया में से किसी एक पे सवाल बन रहा होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे मगरिब के लिए भी, और नेक्स्ट चैप्टर अब अगर आप मुझे बताओ जो आप करना चाहते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से इस ऑर्डर से हमने ये कर लिया है। कौन सा मुश्किल लगता है आप लोगों को इसमें से? जो चैप्टर आप अगला करना चाहते हैं वो अब आपकी मर्ज़ी से मैं जाना चाहता हूँ। बताएं आपको कौन सा चैप्टर है जो कि प्रॉब्लम कर रहा होता है। कोई एक चैप्टर बता दें। कौन सा? मॉर्गेज वाला करें? हाँ, 7 करें। 7 चले 7 वाला करते हैं। वो चार्ज कौन सा? 10 क्या है? जो एक काम करते हैं, मेरा भी यही ख्याल था, मेरी टेंडेंसी भी इस तरफ थी कि वो चार्ज, मॉर्गेज, जो उसमें थोड़ा सा बोरिंग सी चीज़ें होती हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो अब नमाज ब्रेक भी कर लेते हैं, उसके बाद आके हम जो मॉर्गेज और चार्ज वाला चैप्टर जो था वो कवर करेंगे। ठीक है, तो
अप टू 740 पे हम इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे। तब तक आप मगर पढ़ लें, 20 मिनट का ब्रेक है और फिर हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है।